नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार आरडीएस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्लास 10th की हिंदी में सबसे पहला हमारा चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यहाँ देखते हैं इनका परिचय, लेखक का क्या परिचय है। देखिए लेखक का परिचय में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, यहाँ ये देखेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891, इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक ज़िला महू ज़िला में इनका जन्म होता है। यह एक दलित परिवार से थे। किस परिवार से थे, दलित परिवार में इनका जन्म होता है। दलित परिवार में क्या होता है, इनका जन्म होता है। उसके बाद शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ चले जाते हैं, न्यूयॉर्क, अमेरिका चले जाते हैं। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के तीन प्रमुख व्यक्ति थे। सबसे पहले थे भगवान बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तीन व्यक्ति इनके प्रेरक व्यक्ति थे। साहब का प्रेरक व्यक्ति कितने थे, तीन थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। हाँ, यही बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध, ज्योतिबा फुले और संत कबीर, तीन इनके प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है। भीमराव अंबेडकर के तीन प्रेरक व्यक्ति में बुद्ध, ज्योतिबा फुले और कबीर, तीन प्रेरक व्यक्ति इनके रहे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आता है। ठीक है। आगे आइए। भारत की संविधान निर्माण में उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा रहती है। उनकी भूमिका क्या रहती है, सबसे ज़्यादा रहती है। अतः आज हम उन्हें क्या कहते हैं, संविधान के निर्माता। संविधान निर्माता कहकर क्या करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अर्थात भारतीय संविधान को बनाने या लिखने का कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाए थे वह डॉक्टर साहब ही थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। भीमराव साहब थे। ठीक है। सबसे ज़्यादा इन्होंने संविधान निर्माण में भूमिका निभाया था। ठीक है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो जाती है 6 दिसंबर 1956, दिल्ली, राजधानी दिल्ली में। 6 दिसंबर 1956 को हमारे महान ज्ञाता, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस दुनिया को छोड़ चल दिए। इनका जो मृत्यु हुआ है 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे हुआ शूद्रांश, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं थी। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का देहांत हो जाता है 6 दिसंबर 1956 को। कहाँ, दिल्ली में। इनकी जो रचनाएं हैं वह हुआ शूद्रांश, बुद्ध एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। ठीक है। आगे देखिए, पाठ का परिचय है कि प्रस्तुत पाठ जो बाबा साहब द्वारा यह लिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह देखिए अंग्रेजी रूपांतरण था इसका, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट।
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ललई सिंह द्वारा, ललई सिंह यादव द्वारा क्या किया गया है, हिंदी में अनुवाद किया गया है, हिंदी में क्या किया गया है, रूपांतरित किया गया है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, वह प्रस्तुत करते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट द्वारा, लेकिन इनको अनुवादित करने का कार्य किसने किया है, ललई सिंह यादव द्वारा हुआ है। इस पाठ के माध्यम से लोगों में मानवीयता, सामाजिक सद्भावना, समरसता जैसे मानवीय गुणों का विकास करने की क्या की कोशिश की गई है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, यह हमारा क्या हुआ, लेखक का परिचय हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अब चलते हैं पाठ का सारांश की तरफ। उठो भाई, ज़्यादा जमीन हो गया। ठीक है, देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। इनका जन्म, इनकी मृत्यु, क्या रचनाएं हैं, कहाँ उच्चतर शिक्षा के लिए बाहर गए, आप इनसे परिचित हो चुके हैं। यहाँ हम देखेंगे पाठ का सारांश, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो यह लिखे हैं, यह क्या है, यह एक निबंध है। क्या है, यह निबंध है। अभी निबंध है, इस निबंध में यह क्या लिखते हैं, देखिए, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लेखक के अनुसार आज समाज में कई लोग जातिवाद को बढ़ावा देने वाले हैं। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की क्या है, आवश्यकता है, किंतु श्रमिकों का विभाजन जातीयता के आधार पर नहीं होनी चाहिए। देखिए, कहता है कि श्रमिकों का विभाजन जाति के आधार पर नहीं कीजिए। अगर आप जात पात के नाम पर अगर बांट देते हैं तो क्या यह सही है, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, जातिगत विभाजन से उच्च नीच का क्या होता है, भावना उत्पन्न होती है, जो भारत के अलावा अन्य देशों में नहीं पाई जाती है। देखिए, जाति प्रथा में हम लोग बांट देते हैं, जाति प्रथा में बांट देंगे, किसी को उच्च किसी को निम्न, और दोनों में क्या हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। ऑटोमेटिक है, अगर उच्च कास्ट के लोगों में अगर छोटी कास्ट के लोगों को अगर मिलाया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वो मिल जाए। कोई भी उच्च भेदभाव ना वहाँ उत्पन्न होगा ही होगा, भेदभाव वहाँ उत्पन्न ही होगा। ठीक है, भेदभाव सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ देखिए, अगर जैसे ही आप जातिगत विभाजन बांटते हैं, वहाँ उच्च नीच की भावना, भेदभाव क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, जो अन्य जगह नहीं है। श्रम विभाजन रुचि के अनुसार नहीं, आज श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, व्यक्ति के कार्य का निर्धारण जाति के आधार पर गर्भधारण से पहले, गर्भधारण से क्या, गर्भधारण से क्या पहले ही तय कर दिया जाता है कि वह किस जाति से। अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी का बच्चा अगर किसी पेट में पल रहा हो तो वह समझ जाता है कि अमुक जाति में क्या होगा, उसका जन्म हो जाएगा, क्योंकि जाति गर्भधारण से ही तय कर दिया जा रहा है। आजकल क्या हो रहा है, गर्भधारण, किसी बच्चा का गर्भ, मतलब किसी व्यक्ति का गर्भधारण हुआ तो अभी से उसकी जाति को क्या किया गया, जात पात में बांट देता है। ठीक है, देखिए, आज उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक विकासशील एवं परिवर्तनशील होने के चलते मनुष्य को पेशा बदलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ताकि वह भूखों मरने की परिस्थिति से जूझना ना पड़े। अब प्रथा के कारण, जाति प्रथा के कारण बेरोजगारी बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। देखिए, जाति प्रथा के कारण आज बेरोजगारी बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए, यहाँ भूखों मरने की परिस्थिति तो आ ही रही है। कब आ रही है, जब आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। अगर आप स्वतंत्र नहीं रहेंगे, आप पेशा बदल नहीं सकते हैं। जैसे अगर कोई किसी कास्ट का है, जैसे सोनार है तो सोनार का ही काम करेगा, उसके अलावा कोई काम कर नहीं करेगा, तो क्या ऐसा संभव है कि वह बेरोजगार नहीं हो?
ऑटोमेटिक बिल्कुल बेरोजगार होगा, क्योंकि अगर आप केवल जिस जाति के हैं उसी जाति के कार्य को कीजिएगा तो बिल्कुल बेरोजगार होना ही होना है। तो देखिए यही कारण है कि बेरोजगारी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जाति प्रथा में दो श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा कई गंभीर दोषों से युक्त है। इस प्रथा में व्यक्ति की रुचि कोई महत्व नहीं रखता है, आदमी की कोई, मनुष्य की कोई भी रुचि के महत्व नहीं रखता है। जाति प्रथा मनुष्य की प्रेरणा, कुशलता और आत्मशक्ति की दमन सामाजिक नियमों में बांधकर निष्क्रिय बना देती है। इसलिए जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा क्या है, हानिकारक प्रथा है। अगर हमसे कोई कह देता है, क्वेश्चन अगर पूछ देता है कि जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है, आप स्पष्ट कीजिए या बनाइए, तो यहाँ कहेंगे जाति प्रथा जो व्यक्ति की रुचि है उस आप रुचि पर उसका काम दीजिए। अगर काम नहीं दीजिएगा तो इसमें नहीं प्रेरणा का विकास होगा, कुशलता और आत्मा का विकास नहीं होगा। तो अगर आप सामाजिक नियम में भी तो उनको बांध कर निष्क्रिय बना रहे हैं, अगर निष्क्रिय बन जाएगा तो जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा ही बनेगा ना। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। साहब जी कहते हैं कि आप सच्चे आदर्श समाज की, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सच्चे लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व की भावना पर बल दिया है। आज का समाज क्या ऐसे संभव है? बिल्कुल नहीं। कोई आज भाई भाई नहीं है साथ में। क्या हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हमें सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जरूरत है तो राम और लक्ष्मण की जोड़ी, राम और लक्ष्मण की भाईचारा, बंधुत्व को यहाँ दिखाना होगा, तब जाकर हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। अन्यथा जैसे यह जाति प्रथा है वैसा बना ही रहेगा। बिल्कुल देखिए आगे कहता है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह हमारा लोकतंत्र होना चाहिए। दूध और पानी के मिश्रण की तरह हमारा लोकतंत्र होना चाहिए। क्यों दूध पानी ही क्यों? क्योंकि अगर हम दूध में कितना भी पानी मिला दें उसका रंग उजला ही होता है, ठीक है। तो देखिए सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए यहाँ स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, भाईचारा का क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो यह प्रथम क्लास है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया यह निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस परिचय से इस आप सारांश को बिल्कुल समझ पाए होंगे, ठीक है। मैं इसका ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट क्लास में अवश्य करवाऊंगा। धन्यवाद।